Hello students, and I welcome you again in this channel of economics. Myself, Dr. Amit Juneja, and now we talk about the central problems of an economy part 2. In the first part, हमने दो central problems जो हैं वो discuss करी थी. What are those? First is what to produce and in how much quantity to be produced. Second one is how to produce. हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमने ये देखा था भी कोई भी इकोनॉमी जो है वो जो है प्रोडक्शन को कैसे करती है, आइदर बाय चूजिंग द लेबर इंटेंसिव और बाय चूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव. इफ यू टॉक अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके अंदर हमने बात करी थी कि ईदर द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स और द कंज्यूमर गुड्स और इन बोथ द क्वांटिटी. तो हमने दो सेंट्रल प्रॉब्लम जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं. आज हम बात करते हैं अपनी थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम की, एंड द थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. यानी इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो किसके लिए होती है. अगर हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होगी वो कौन से लोगों के लिए हो सकती है. हर एक इकोनॉमी के अंदर तीन क्लासेस ऑफ पीपल होते हैं. फर्स्ट होते हैं रिच पीपल, सेकंड होते हैं मिडिल क्लास और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं पुअर पीपल. तो हमारे पास तीन तरह के लोग हैं. जब हम ये कहते हैं कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो क्या हो सकता है. जो प्रोड्यूसर्स हैं वो रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर वो रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे लग्जरीज, लाइक वो कार प्रोड्यूस करेंगे, वो एसी प्रोड्यूस करेंगे, या वो बहुत लग्जरियस गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे. अगर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूस करेंगे कंफर्ट्स. और अगर हम पुअर पीपल की बात करें, अगर उनके लिए प्रोडक्शन हो रही है तो क्या प्रोड्यूस होगा, उनके लिए बेसिकली जो चीजें प्रोड्यूस होंगी वो ऐसी होंगी जो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने वाली होंगी. तो हमारे सामने तीन क्लासेस ऑफ पीपल हैं. रिच क्लास है, मिडिल क्लास है और पुअर क्लास है. तो हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं अब उन्होंने ये डिसीजन लेना है कि जितने भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अब उनकी वांट्स अनलिमिटेड हैं. वो प्रोड्यूसर जो है वो चाहता है कि मैं हर पर्सन के लिए चीज प्रोड्यूस करूं, हर पर्सन को मैं चीज बेचूं, हर पर्सन से मैं पैसे लूं, पर वो इतने अमाउंट के अंदर चीजें नहीं प्रोड्यूस कर सकता कि वो सारे के सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है उनको अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर चीजें प्रोवाइड करवाता जाए. तो उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो भी मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उन अल्टरनेटिव यूजेस को मैं कहां-कहां पर यूज करूं. मतलब जो मेरे लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं उनसे मैं रिचर सेक्शन के लिए कितनी चीजें बनाऊं, मिडिल क्लास के लिए कितनी चीजें बनाऊं और पुअर पीपल के लिए कितनी चीजें बनाऊं. हम सिंपली टाटा की एग्जांपल ले सकते हैं. टाटा जो है वो रिचर सेक्शन के लिए भी चीजें बनाता है. जैसे हम टाटा की कार्स ले सकते हैं, वो मिडिल क्लास के लिए जो है वो भी चीजें बनाता है और वो पुअर पीपल के लिए भी चीजें बनाता है. हम सॉल्ट की एग्जांपल ले सकते हैं. तो वो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए थोड़ी-थोड़ी चीजें जो है वो बनाता है. मतलब वो क्या करता है, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो अपने सारे रिसोर्सेज को इन तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है. कुछ चीजें इसके लिए बनाता है, कुछ इसके लिए बनाता है, तो कुछ इसके लिए बनाता है. तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब जो भी आपके पास एज अ प्रोड्यूसर रिसोर्सेज हैं, आपने उन रिसोर्सेज को जो चीजें बनाने के लिए यूज करना है, अल्टीमेटली कौन से ऐसे लोग हैं जो उन चीजों को कंज्यूम करने वाले हैं. वो रिचर सेक्शन है, वो मिडिल सेक्शन है, या वो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है. कई बुक्स के अंदर जो फॉर whom टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम है उसको एक और नाम भी दिया जाता है, वो है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर whom टू प्रोड्यूस के साथ क्या लेना देना है, हम इसी चीज को समझते हैं. सबसे पहले हम वर्ड समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब एज अ प्रोड्यूसर आपके पास कुछ रिसोर्सेज थे, आपने क्या किया, उन रिसोर्सेस को
इसके लिए या इसके लिए चीजें बनाने के लिए यूज किया, चीजें बन गई, आपने उन चीजों को मार्केट के अंदर सेल किया और उससे आपको पैसे मिले। अब जो आपको पैसे मिले, अब आपने क्या करना है, अब आपने उन पैसों को प्रोवाइड करवाना है उन लोगों को जिन्होंने इन चीजों को बनाने के लिए आपकी हेल्प करी थी। मतलब हुआ दोस्त, अब मतलब मैं बात कर रहा हूं उन सारे लोगों की जो प्रोडक्शन करने के अंदर आपकी हेल्प करते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं, वो होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब जो भी आपने प्रोडक्शन करी उसके लिए आपने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प ली होगी। हम ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब आपने इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प ली होगी, इनसे आपने प्रोडक्शन कराई होगी। वो प्रोडक्शन जो है वो इस सेक्शन के लिए कराई होगी या इसके लिए कराई होगी या इसके लिए कराई होगी। अब प्रोडक्शन आपने सेल करी, एज ए प्रोड्यूसर आपको पैसे मिले। अब आपने वो पैसे जो है इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो है वो डिवाइड करने हैं। जिससे आपने लैंड ली होगी, आप उसके बदले में उसको रेंट दे देंगे। जिस जो लेबरर होगा उसको क्या करेंगे, उसको आप वेजेस दे देंगे। जो कैपिटल आपने ली होगी उसके बदले में आप इंटरेस्ट दे देंगे और बाकी जो बच जाएगा वो आपके एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब अब क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हुई वो सारी की सारी प्रोडक्शन जो है इन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिवाइड हो गई। अब यहीं पर प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आती है, किसके अकॉर्डिंगली, फॉर हुम टू प्रोड्यूस के अकॉर्डिंगली। अब अगर सपोज करो भी किसी प्रोड्यूसर ने रिचर सेक्शन के लिए चीजें बनाई हैं, तो जो रिच सेक्शन के लिए चीजें बनेंगी वो बहुत महंगी होने वाली हैं। अब अगर बहुत महंगी चीज है तो उसके अंदर जो प्रोड्यूसर होगा उसका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं फिर से टाटा की। अगर टाटा जो है वो अपने रिसोर्सेज को सॉल्ट बनाने के अंदर लगाता है, तो टाटा का जो सॉल्ट है उसका एक पैकेट जो है वो आपको 10 रुपीस के अंदर मिल जाता है। अब 10 रुपीस के अंदर वो कितना वो प्रॉफिट कमा लेगा। पर अगर वही टाटा वाला रिचर सेक्शन के लिए कार बनाता है तो वहां पर उसका प्रॉफिट कितना होने वाला है, वहां पे तो वो बहुत प्रॉफिट कमाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर चीजें बन रही हैं रिचर सेक्शन के लिए तो क्या होगा, जो प्रॉफिट का एस्पेक्ट है ये वाला, ये क्या होगा, अब प्रॉफिट सबसे ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये जो बाकी तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको क्या मिलेगा, इनको लेसर अमाउंट मिलने वाला है। अगर चीजें जो हैं वो पुअर सेक्शन के लिए बन रही हैं, अब पुअर सेक्शन के लिए सॉल्ट बना है, अब सॉल्ट में वो कितना तो प्रॉफिट खा लेगा। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट वाला एस्पेक्ट है ये क्या होगा, ये लेस होगा और ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम इस सेक्शन के लिए चीजें बना रहे हैं, उसी बात पे ये डिपेंड करता है कि बाद में जितने भी पैसे हमें उन चीजों को बेचकर मिलेंगे उनमें से डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अगर तो रिचर सेक्शन के लिए चीजें बन रही हैं तो प्रॉफिट का पार्ट सबसे ज्यादा होने वाला है। अगर पुअर सेक्शन या मिडिल सेक्शन के लिए चीजें बन रही हैं तो प्रॉफिट उतने नहीं होंगे। इसका मतलब जो बाकी तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं, वो कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो है, साथ के साथ इसका रिलेशन जो है वो किसके साथ है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ भी है। अब हमने इस बात को अभी प्रूव किया कि जब रिचर सेक्शन के लिए चीजें बनेंगी तो क्या होगा, इसको ज्यादा पार्ट मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा मतलब इनको कम मिलेगा। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है, इसको ज्यादा मिल रहा है तो इनको कम मिल रहा है। अगर पुअर सेक्शन के लिए चीजें बनेंगी तो क्या होगा, इनको ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट को कम मिलेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कह सकते हैं, यानी कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बराबर नहीं होने वाला है। तो जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सो बेसिकली वी आर कंसर्न्ड विद दिस सेक्शन और दिस सेक्शन एंड अल्टीमेटली वी आर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन आप जिन लोगों के लिए चीजें बनाएंगे उसी के बिहाफ पे ये डिसाइड होगा कि अल्टीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो कैसे होने वाला है। तो जो हमारी प्रॉब्लम वो जो है वो फॉर whom to produce है, अल्टीमेटली वो किसके साथ डील करती है, वो डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अब अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल के अंदर देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरह का होता है। एक होता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है उस चीज को समझते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग इससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जितनी भी प्रोडक्शन हुई है आपने उस सारी की सारी प्रोडक्शन को बेचकर जो भी इनकम अर्न की है आपने उस सारी इनकम को डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो है वो डिवाइड करना है। लेबर को वेजेस देने हैं, लैंड को रेंट देना है, कैपिटल को इंटरेस्ट देना है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना है। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसके अंदर आपने सारी की सारी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे? नाउ वी आर कंसर्न्ड विद दैट फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं फंक्शनल मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो फंक्शन परफॉर्म करेगा उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब फंक्शन क्या हो सकता है? हमने अभी बात करी कि आपके पास एक लैंड है, एक लेबर है, एक कैपिटल है और एक एंटरप्रेन्योर है। तो आपके पास चार फैक्टर प्रोडक्शन है। लैंड वाला लैंड का काम कर रहा है तो उसके बदले में हम इसको रेंट दे देंगे। अब लेबर वाला लैंड का काम नहीं कर सकता, वो लेबर का काम नहीं करेगा तो इसको क्या मिल जाएगा? इसको वेजेस मिल जाएंगे। अब कैपिटल वाला लेबर और लैंड का काम नहीं कर सकता, इसको क्या मिलेगा? इसको इंटरेस्ट मिलने वाला है और बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो जाएगा। फंक्शन का मतलब होता है काम। हम क्या करेंगे जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका काम देखेंगे तो जिस फैक्टर प्रोडक्शन ने जो काम किया होगा हम उस काम के अकॉर्डिंगली उसको क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। जो लैंड का काम है उसके बदले में रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेंगे। यानी जिस फैक्टर प्रोडक्शन ने जो काम किया है उसके अकॉर्डिंगली पैसे मिल रहे हैं। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि हम हर एक फैक्टर प्रोडक्शन का फंक्शन देखेंगे और उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट जो है वो कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। अब आते हैं इस पे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन की बात करें तो इंडिया में क्या है? इंडिया में क्या होता है कि इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में ये जो हमने इनकम को डिवाइड किया है ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो कई काम परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे अगर हम इंडिया के अंदर एक फार्मर की एग्जांपल ले लें, अब उस फार्मर के पास अपनी लैंड भी है, वो उस लैंड के ऊपर खुद काम भी करता है, वो अपने पैसे भी लगाता है और वो सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन को इकट्ठा करके एज अ एंटरप्रेन्योर भी काम करता है। यानी अब उसके पास इन सारी चीजों को मिक्स हो गया। यानी अगर सपोज कीजिए कि उसने वीट प्रोड्यूस किया और वीट जो है वो 2 लाख रुपीस का प्रोड्यूस हुआ। अब 2 लाख रुपीस उसने ये चार हिस्सों में डिवाइड करने, अब चारों रोल उसने खुद ही परफॉर्म किए। अब अगर वो इनमें डिवाइड करना चाहे, वो ये सोचे कि 2 लाख के बीच में क्या होगा, मेरा रेंट कितना है, वेजेस कितने हैं, इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रोल वही जो है परफॉर्म कर रहा है। इसमें से ज्यादा वो क्या कर सकता है? जो लेबर उसने बाहर से लिए उनकी पेमेंट कर सकता है, जो पैसे उसने बाहर से लिए हैं उनकी पेमेंट कर सकता है, जो लैंड उसने बाहर से रेंट पे ली है उनकी पेमेंट कर सकता है। अगर हम सारी पेमेंट माइनस कर दें और हम बीच में से 1.5 लाख माइनस कर दें और बाकी उसके पास जो है वो 50,000 बच जाए तो 50,000 में अब रेंट भी आ गया, वेजेस भी आ गए, इंटरेस्ट भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया। पर अब इसको अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही पर्सन ने कई रोल परफॉर्म किए हैं। अब क्या? अब हमारे लिए फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करना तो पॉसिबल नहीं। फिर हम क्या करेंगे?
फिर हम आ जाएंगे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, हम नाम से क्लियर करेंगे इसके अंदर हम इस पर्सन ने हमारे लिए क्या काम किया है, मतलब कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया है, हम वो नहीं देखेंगे। इसके अंदर हम काम को नहीं बल्कि पर्सन को देखने वाले हैं। हम इसके अंदर एक पर्सन को एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करवा देंगे, जैसे इसके अंदर हमने उसको 50,000 प्रोवाइड करवा दिया, ये बोल के भी अब हमारे लिए फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। सो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद योर रेंट और योर वेजेस और योर इंटरेस्ट और योर प्रॉफिट, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसको चीज को छोड़ दीजिए, आप एज अ पर्सन हम आपको ये पैसे देने वाले हैं। पर्सन ए को कुछ पैसे मिल जाएंगे, पर्सन बी को, पर्सन सी को, पर्सन डी को। सो वी आर कंसर्न्ड विद द पर्संस, वी आर कंसर्न्ड विद ए बी सी डी एंड वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेंट और द वेजेस और द इंटरेस्ट और द प्रॉफिट। यानी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे काम को देख के नहीं बल्कि पर्संस को देख के कि जिन जिन लोगों ने हमारी हेल्प करी है उन लोगों के अंदर हमें उस टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करना है, देन वी आर कंसर्न्ड विद द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहनी चाहिए एज एन इकोनॉमिस्ट वो क्या रहनी चाहिए, वो हमेशा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में कितना कितना अमाउंट दिया है। बट इफ दिस इज नॉट पॉसिबल तो हम क्या करेंगे, वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। सो दिस इज द थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। हमने ऑलरेडी बात करी, हम रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं और पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। जितना जिसके लिए प्रोड्यूस करेंगे उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। दोनों ही तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको इनइक्वालिटीज देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर चीजें रिचर सेक्शन के लिए बन रही हैं तो जो प्रॉफिट का पार्ट है वो ज्यादा होगा और ये तीन पार्ट कम होंगे, और अगर पुअर सेक्शन के लिए चीजें बन रही हैं तो प्रॉफिट का पार्ट कम होगा और ये तीन चीजें जो है वो ज्यादा होंगी। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि फॉर whom टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये तीन जो है ये हमारी थ्री मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है, जिनको हम नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो देखते हैं। पर अगर हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर देखें या इसको हम ब्रॉडर सेंस के अंदर देखें तो हमारे पास दो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो और आ जाती हैं। वो क्या है, इसमें हम नंबर 4 के ऊपर अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम डालते हैं, वो है हमारी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है। हमारी वांट्स जो है वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। हर एक कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंट्री, वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि उसने अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो और डेवलपमेंट कर सके। अब दिमाग में एक बात आएगी कि कुछ तो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं, अमेरिका डेवलप्ड नेशन है, इंग्लैंड डेवलप्ड नेशन है, तो ये सारे तो डेवलप्ड नेशन है, ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। अगर सोचिए, अगर हम आज की डेट में बात कर रहे हैं कि ये आज डेवलप्ड है, तो आज से 50 इयर्स के बाद आप इनको क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये तो कभी भी डेवलप्ड रहेंगे। अगर वो आज भी डेवलप्ड हैं और आज के बाद 50 साल के बाद भी वो डेवलप्ड हैं, पर क्या उनका आज का डेवलपमेंट का लेवल और आफ्टर 50 इयर्स जो उनका डेवलपमेंट का लेवल है क्या वो सेम रहेगा? उनको लगेगा कि आज 50 इयर्स के बाद उनको लगेगा कि हाँ डेवलप्ड तो हम आज हुए हैं, 50 ईयर पहले तो हम डेवलप्ड थे ही नहीं, हमारे पास ये वाली फैसिलिटीज तो थी नहीं। अगर उसके 50 इयर्स के बाद देखें उनको लगेगा नहीं अब हम डेवलप हुए हैं, आज से 50 ईयर पहले तो हम बिल्कुल भी डेवलप नहीं थे और उसके 50 ईयर पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती, डेवलपमेंट हमेशा होती रहती है। और अगर आपने डेवलपमेंट करनी है, फॉर दैट व्हाट यू नीड रिसोर्सेज। तो हर एक इकोनॉमी के सामने एक सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपने यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनका अमाउंट कैसे बढ़ाए ताकि जो ये डेवलपमेंट की प्रोसेस है ये लगातार चलती रहे। तभी हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, वो लंबे टाइम में चलने वाली प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म नहीं है। अब जितनी भी इकोनॉमीज
इकोनॉमीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, सारी की सारी जो अपने इकोनॉमीज हैं वो क्या चाहती हैं, वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहती हैं। अब रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, ये हर इकोनॉमी के सामने एक प्रॉब्लम आएगी, ये भी सारी की सारी इकोनॉमीज की प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस इन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिफ्थ आती है फुलर एंड efficient utilization of resources। मतलब अब जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब हमने कहा रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है अब आप चाहते हैं कि आपने उन सारे के सारे रिसोर्सेज से जितनी मैक्सिमम डेवलपमेंट आप कर सकते हैं आपने उतनी डेवलपमेंट करनी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप अपने रिसोर्सेज को बेकार कर देते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर देते हैं, क्या होगा, आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज। बात समझ में आई? इसमें क्या ध्यान में देना है, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके सामने एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अब सिर्फ रिसोर्सेज होने से आपकी डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी। आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, पर इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दोस रिसोर्सेज, आपकी डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है? तो डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर पाए या नहीं कर पाए। अगर तो आपने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया, जितने रिसोर्सेज सारे के सारे यूटिलाइज कर लिए, देन आप कह सकते हो कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल होगी। अगर आप अपने रिसोर्सेज को जो पहले से ही लिमिटेड है और आपके पास बॉन्ड्स आपकी अनलिमिटेड है, दूसरा आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज भी नहीं कर रहे, तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का मतलब ही पैदा नहीं होता। तो पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने, अब रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं जो नेचर ने आपको दिए हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं या ह्यूमन वेल्थ कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई करनी जरूरी है कि सारे के सारे ह्यूमंस जो होते हैं वो ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होते। सिर्फ वो ह्यूमन जिनके अंदर किसी काम को करने की एबिलिटीज होती हैं, एक्सपर्टाइज होती हैं, स्किल्स होती हैं, एफिशिएंसी होती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो आपके पास जितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल मींस इन टर्म्स ऑफ मनी, और जितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ मशीन्स, तो जितने भी तरह के आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने क्या करना है, उन सारे के सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना है। अब वो कैसे करना है, ये हर एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, और चाहे वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने फुलर के साथ एक वर्ड और ऐड कर दिया, दैट इज द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब खाली रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपने कह दिया कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे, हमने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए, फिर भी हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि आपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज तो किया होगा, पर आपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया होगा। कैसे? हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आपकी इकोनॉमी के अंदर 500 लेबरर्स हैं, तो आपने क्या किया, फुलर यूटिलाइजेशन के चक्कर में 500 के 500 लेबरर्स को काम पे लगा दिया। आप कहोगे कि हमने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया है, जितने रिसोर्सेज थे सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया है। अब अगर आपने इन 500 जो लेबरर्स हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हो, एक जो लेबरर हैं आपने उनको कार बनाने में लगा दिया, एक आपने उनको क्लोथ्स बनाने में लगा दिया। अब आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो गए, पर किया क्या, जो लेबरर कार बड़ी अच्छी बनाते थे उनको क्लोथ्स में लगा दिया, और जो क्लोथ बड़ा अच्छा बनाते थे उनको कार में लगा दिया। इसका मतलब आपने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज तो कर लिया, पर आपने उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया। मतलब जिस पर्सन के अंदर जो कैपेबिलिटीज थी, जो उस बंदे के अंदर एफिशिएंसीज थी, आपने उन कैपेबिलिटीज को, उन स्किल्स को, उन एक्सपर्ट
एक्सपर्टाइज को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया तो जितना काम वो आपको करके दे सकता था वो आपको उतना काम नहीं करके देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो गए फिर भी डेवलपमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जहां पर जिस रिसोर्स को लगाना था आपने वहां पर उस रिसोर्स को नहीं लगाया, आपने उल्टा कर दिया। तो फुल यूटिलाइजेशन होने के बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, हमने रिसोर्सेज को फुली भी यूटिलाइज करना है और साथ के साथ उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली भी यूटिलाइज करना है। सो हम बात करेंगे फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये प्रॉब्लम जो है वो भी सारी की सारी इकोनॉमीज की है, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमीज है और चाहे वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, सभी को ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज भी करना है और साथ के साथ एफिशिएंटली यूटिलाइज भी करना है। तो ये हमारी 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, growth of resources and the fuller and efficient utilization of resources। अब ये तो 5 प्रॉब्लम तो हमारे पास हो गई। एक बार हम इन 5 के 5 जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार लिख लेते हैं ताकि हम अपना अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर सकें। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है आपके पास what to produce and in what quantity। Number 2, how to produce। Number 3 थी for whom to produce। Number 4, it's the growth of resources and number 5, it's the fuller and efficient utilization of resources। तो ये हमारे पास 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं। पर अगर आपको याद हो जब हमने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट देखा था तो उसमें हमने एक बात कही थी कि इकोनॉमिक्स का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स गिनाना नहीं। अब इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स तो आपको गिना दी, ये आपके सामने 5 प्रॉब्लम आने वाली है, पर इकोनॉमिक्स का काम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी है। तो वो सॉल्व कैसे करेगी, हमने बात करी थी जब हम इकोनॉमिक्स को एज एन आर्ट डील करते हैं तब वो पॉलिसीज फ्रेम करती है और पॉलिसीज फ्रेम करके उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करती है। इकोनॉमिक्स जो है सबसे पहले क्या है, वो एक साइंस है। साइंस होने के तौर पे वो क्या है, एक तो पॉजिटिव साइंस है जो आपको ये बता देगी कि ये वाली प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव साइंस होने के नाते वो क्या बताती है, व्हाट इज। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, वो एक नॉर्मेटिव साइंस के तौर पे सामने आती है जो बताती है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। उसमें इकोनॉमिक्स क्या करती है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सजेशंस देती है। नंबर 3 पे क्या आ जाता है, इकोनॉमिक्स आर्ट की फॉर्म में आ जाती है जब वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करती है, हमारे लिए पॉलिसीज फ्रेम करती है। अब क्या हुआ, अब इकोनॉमिक्स ने एज अ साइंस हमें ये 5 जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोवाइड करवा दी। अब इनको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे होंगी, अब सॉल्व कैसे होंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस, दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे चल रहा है। जिस तरह का सिस्टम आपकी इकोनॉमी में चल रहा होगा उसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही आपकी ये 5 सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है। अब वो सिस्टम जो है वो क्या हो सकता है, नंबर 1 इसके अंदर हम डील करते हैं। नंबर 1 क्या हो सकता है, आपकी इकोनॉमी जो है वो क्या हो सकती है, वो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है वो हो सकती है। अब आपकी इकोनॉमी जो है वो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होगी, ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगी। प्राइवेट सेक्टर सारे डिसीजंस लेगा, गवर्नमेंट की किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होने वाली। अब सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर है आपकी इकोनॉमी के अंदर, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, दीज आर द मार्केट ड्रिवन इकोनॉमीज। मतलब इसके अंदर जो है सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा, मार्केट फोर्सेस देंगी। मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं, 2 होती हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इस बात को ध्यान में रख के लिए जाएंगे कि इकोनॉमी के अंदर या मार्केट के अंदर कौन सी चीजों की डिमांड है
हैं, सारे डिसीजन उसको देख के लिए जाएंगे, लोगों के वेलफेयर को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होगी और वो क्या होगी, वो होगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि अगर प्राइवेट लोग डिसीजन ले रहे हैं, दे आर ओनली कंसर्न विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब सोचिए कि 5 सेंट्रल प्रॉब्लम आपके सामने हैं और प्राइवेट सेक्टर आपकी इकोनॉमी में डोमिनेट कर रहा है, तो उसने डिसीजन लेने हैं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगा कि वो कैपिटल करेगा। ये तो मैंने पहले कह दिया था कि इन दोनों में आइदर और का ऑप्शन नहीं है। वो क्या करेगा, वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करेगा जिससे उसको ये लगता है कि मेरे प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर हम व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं और कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, तो वो कंज्यूमर गुड में कितने रिसोर्सेज लगाएगा और कैपिटल गुड में कितने रिसोर्सेज लगाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को जो है वो ध्यान में रखने वाला है और किसी भी चीज को वो अंडर कंसीडरेशन नहीं लेगा। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेगा। अब एक क्वेश्चन जो दिमाग में आ सकता है स्टूडेंट्स के कि वो क्या करेगा, अब हाउ टू प्रोड्यूस में उसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो लेबर इंटेंसिव है, एक कैपिटल इंटेंसिव है। तो दिमाग में आएगा वो तो कैपिटल इंटेंसिव लगाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका मेन प्रॉफिट जो है वो क्या है, उसका मेन प्रॉफिट जो है, जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। उसने ये नहीं देखना कि मैं लेबर इंटेंसिव लगाऊं कि मैं कैपिटल इंटेंसिव लगाऊं, वो ये देखेगा कि मुझे दोनों में से सस्ता कौन सा पड़ता है, मुझे दोनों में से कम रेट पे कौन अवेलेबल है। अगर उसको लगेगा कि मुझे लेबर कम रेट पे अवेलेबल है, मेरी कॉस्ट जो है वो लेबर पे कम पड़ती है, तो वो लेबर इंटेंसिव यूज करेगा। अगर उसको लगता है कि मुझे कैपिटल सस्ती पड़ती है, तो वो मशीन से काम कराएगा। ये नहीं है कि अगर प्राइवेट सेक्टर है तो सारा काम जो है वो कैपिटल इंटेंसिव से ही होने वाला है। उसका मेन पर्पस जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। उसने लेबर कैपिटल से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ ये देखना है कि जो चीज उसको सस्ती पड़ेगी वो टेक्निक जो है वो अडॉप्ट कर लेगा। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑब्वियस डिसीजन, वो क्या करेगा, वो रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगा ताकि रिचर सेक्शन जो है वो उसको उसकी कम्युनिटी के बदले में ज्यादा प्राइस जो है वो दे सके। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियस है वो चाहेगा ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। और ये तो कहने की बात ही नहीं है, अब प्राइवेट सेक्टर है उसने अपने प्रॉफिट मैक्सिमम करने हैं, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज भी करेगा और एफिशिएंटली यूटिलाइज भी करेगा। मतलब जितने रिसोर्सेज हैं उनको उस काम के अंदर लगाएगा जिनके अंदर उनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ले रही है। सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो किस बात को ध्यान में रख के लिए जा रहे हैं, ओनली ऑफ द प्रॉफिट कंसीडरेशंस। नंबर 2 क्या आता है, नंबर 2 आ जाती है आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होगा, इसके अंदर सारे के सारे ये जो 5 डिसीजंस हैं ये किसने लेने हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर ने लेने हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर को डिसीजन लेगा तो किस बात के लिए लेगा, वो लेगा लोगों के वेलफेयर को मैक्सिमम करने के लिए। अब हमारे पास फिर 5 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है, तो गवर्नमेंट जो है वो कौन सी चीजों को प्रोड्यूस करेगी और कितनी क्वांटिटी के अंदर करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ये देखेगी कि लोगों को कौन सी चीजों की जरूरत है। यानी गवर्नमेंट देखेगी कि लोगों का वेलफेयर जो है वो कौन सी चीजों से बढ़ सकता है, वो कंज्यूमर गुड से बढ़ सकता है या कैपिटल गुड से बढ़ सकता है, जिससे लोगों का वेलफेयर सबसे ज्यादा बढ़ता होगा, गवर्नमेंट वो चीजें प्रोड्यूस करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेगी, ऑब्वियस है वो लेबर इंटेंसिव यूज करने वाली है। क्यों, उसका पर्पस जो है वो सबसे पहले सारे के सारे लोगों को काम देना होगा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना होगा। जब सारे के सारे लोगों को काम मिल गया उसके बाद वो कैपिटल इंटेंसिव पे जाएगी। पहले उसका पर्पस हमेशा अपनी इकोनॉमी में से अनएम्प्लॉयमेंट को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होगा। जब उसको लगेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो वो कैपिटल इंटेंसिव पे जा सकती है। हालांकि कई बार ये भी होगा कि उसको लेबर जो है वो महंगी पड़ेगी, स्टिल द गवर्नमेंट यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्यों, क्योंकि उसका काम जो है वो वेलफेयर को इंक्रीज करना है। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, पुअर सेक्शन। वो सबसे पहले उनके लिए प्रोड्यूस करेगी ताकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो पूरी हो सके। हर एक पर्सन की 5 बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये 5 बेसिक फैसिलिटीज जब पुअर सेक्शन को मिल जाएगी, देन द गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस फॉर द मिडिल सेक्शन एंड देन आफ्टर दैट अगर पॉसिबिलिटी हुई तो वो रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगी। अगर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल गवर्नमेंट चाहती है कि वो
ताकि हर एक पर्सन की एबिलिटी का फुल यूटिलाइजेशन किया जा सके और लोगों को मैक्सिमम वेलफेयर जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। थर्ड जो है वो आती है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। अब उसमें क्या होगा, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों को मिक्स कर देना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, अगर कैपिटल सेक्टर है, अब मिक्स में क्या होगा, दोनों सेक्टर काम कर रहे हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ये वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर व्हाट टू प्रोड्यूस वो वेलफेयर पर्पसेस को देखेगा, कैपिटलिस्टिक सेक्टर जो है वो प्रॉफिट को देखेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे, ये अपनी कॉस्ट मिनिमम करने के लिए प्रोड्यूस करेगा, ये लोगों का वेलफेयर मैक्सिमम करने के लिए प्रोड्यूस करेगा। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगा, ये पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगा। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज दोनों चाहते हैं, ये चाहता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इसलिए हो ताकि मेरे प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, ये चाहता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो ताकि लोगों का वेलफेयर मैक्सिमम हो सके। फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, ये इसलिए चाहता है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम करा सके, ये इसलिए चाहता है ताकि लोगों का वेलफेयर जो है उसको मैक्सिमम कराया जा सके। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 5 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बाय डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स लाइक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम जो है वो जरूर सॉल्व की जाएगी। डाउट्स प्लीज डालिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।